आ रही है वॉइस वगैरह? ठीक है जी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री, परमिंदर कौर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग परमिंदर। चलो ठीक है जी, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने से पहले हम कल्चर के ऊपर 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, बस छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो जैसे हम कर रहे थे कि कैसे कैसे कल्चर्स बने, कल्चर्स की अपनी अपनी शेप चेंजिंग होती रहती है। तो इनमें ही है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, एक स्टोरी ऑफ कथक है। कथक, कथक एक डांस फॉर्म है। तो कथक, कथक के ऊपर अब इससे कल्चर कैसे इफेक्ट हुआ या ये कल्चर के साथ कैसे जुड़ा, इसकी बात हम करेंगे। कथक का मतलब ही है कथा, कथा करना। कथा के साथ कुछ रिप्रेजेंट, जैसे उसको डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, कथा को डांस में रिप्रेजेंटेशन देनी, इसको हम कथक कहते हैं। तो ये हमने देखा कि जो 15 या 16 सेंचुरी चल रही थी, तो उसमें भक्ति मूवमेंट थी, सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट थी। तो भक्ति मूवमेंट में बेसिकली राधा कृष्ण की स्टोरीज को प्ले करना, उन ये कथक यूज किया जाता था। दैट मीन्स ये डिवाइन फॉर्म के लिए यूज किया जाता था, राधा कृष्ण की स्टोरीज, या इसको नाम दिया जाता रास लीला। ठीक है, तो ये आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है, ये फॉर्म है कथक की इस तरह से। पर जैसे जैसे मुगल्स आए तो मुगलों ने इसको पैट्रोनाइज्ड किया। पैट्रोनाइज्ड का मतलब है इनको संभाला, इनको संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज्ड, इनको संभाला मुगल्स ने। तो यहाँ पे इसके दो घराने बन गए। एक इनके बाद लखनऊ घराना, जब मुगल खत्म हुए होने को आए तो लखनऊ घराना, और यहाँ पे जयपुर घराना। इसमें फर्दर मतलब दो तरह से इनको पैट्रोनाइज्ड किया गया। जयपुर घराने में इनको राजपूतों ने संरक्षण दे दिया, और इनको संरक्षण का मतलब होता है कि पैट्रोनाइज मतलब कि अब दरबार में कथकली एक ऑफिशियल डांस हो गया। ठीक है, तो जब ये ऑफिशियल हो गया तो अब इसको संभाला जाने लगेगा। ठीक है, तो मुगलों ने भी इसको किया, लखनऊ घराने, जयपुर घराने में इनको जो राजपूतों ने, वहां पे इनके नवाब्स ने इनको संरक्षण दिया। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसका कुछ नहीं किया, इनको इग्नोर कर दिया। तो जब इग्नोर करते हो तो फिर वो डिक्लाइन पे आ जाता है, खत्म होने के ऊपर आ जाता है, इग्नोर किया ब्रिटिशर्स ने। तो इस तरह से जो कथक है वो लखनऊ, जयपुर, राजपूताना और नवाबों के साथ ये जुड़ा, तो ये भी एक कल्चर का हिस्सा बन गया। ठीक, पर यही नहीं, कुछ और डांस फॉर्म भी हैं जिनको आज रिकॉग्नाइज किया गया, जो पता होना चाहिए। एक है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु की फॉर्म है, इसका हमें पता होना चाहिए। ये हम इसको जनरल अवेयरनेस में तो लेते ही हैं, मतलब हिस्ट्री में, वैसे भी हमें पता होना चाहिए। एक है कथकली। कथकली, कथकली जो है
ये केरला की फॉर्म है, तो कथक से डिफरेंट है ये केरला। थर्ड, केरला से हो गया ये। फिर ओडिसी, ओडिशा से आ गई, इसका तो नाम सीधा ही है, ओडिशा, ओडिसी आ गई। फिर कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश की डांस फॉर्म है। आंध्र प्रदेश की। और फिफ्थ जो है वो है मणिपुरी डांस फॉर्म, तो ये मणिपुर के साथ आ गई। और सिक्स्थ कथक, जो इसकी हमने अभी डिस्कशन किया, कथक ये हो गया, कथक ये हो गया, ठीक है जी। अब इसको ध्यान में देखना रखना कि अब ये जब तक आप पैट्रोनाइज नहीं करोगे डांस फॉर्म्स को, तो ये फलेंगी नहीं। ये फलती तभी है जब इनको पैट्रोनाइज किया जाता है, इनको संरक्षण दिया जाता है, इनकी मान्यता की जाती है ऑफिशियली। इसी तरीके से पेंटिंग, ये डांस फॉर्म के लिए था कि डांस कल्चर का हिस्सा बने, और पेंटिंग्स भी कल्चर का हिस्सा बनी, या पेंटिंग से कल्चर को रिलेट किया गया। पेंटिंग्स, पहले जो मिनिएचर पेंटिंग की बात होती थी, ये है मिनिएचर पेंटिंग्स। अब ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं कौन सी? मिनिएचर पेंटिंग्स हैं छोटी छोटी पेपर पे या क्लॉथ पे छोटे से वाटर कलर के साथ बनाई जाने वाली। तो इसमें वाटर कलर यूज करते थे, स्मॉल पेपर और क्लोथ, उसके ऊपर इसको बनाया जाता था ये। तो शुरू शुरू में जैन टेक्स्ट जो थे उनके रिलेटेड जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनी जैन टेक्स्ट की, तो उनमें को पाम लीव्स या वुड पे भी बनाया गया। तो पाम लीव्स और वुड पे भी बनाया गया। दैट मीन्स ये जो मिनिएचर पेंटिंग का जो काम है, आर्ट है, ये पुरानी चलती आ रही है। तो वहां से जैन जो स्क्रिप्चर्स जो है वो लिखे गए, तो उनके कुछ स्टोरीज को पेंटिंग में दर्शाया गया, जो भी बातें उसमें, तो ये आ गए। इसके अलावा जब मुगल आए, तो मुगलों ने इस पेंटिंग को संरक्षण दे दिया, अपने दरबार में मान्यता दे दी कि ये है। तो उन्होंने क्या करते थे कि जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो उसको इलिस्ट्रेट करना, इलिस्ट्रेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ लिखते हैं, उनके बेसिस पे अगर सपोज मान लो उसमें कोई पिक्चर चाहिए, आज तो हम पिक्चर ऐड कर लेते हैं, कंप्यूटर पे गए, आपने डाटा ऐड किया, तो उसमें जो पिक्चर लगनी है या डायग्राम लगनी है वो, तो उस वक्त तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी उनको ये इलिस्ट्रेट करने के लिए ये यूज किए जाते थे। तो इसमें जैसे कोर्ट सीन डाल दिया, दरबार का सीन हो गया, हंटिंग सीन आ जाएगा, या बैटल सीन्स, ये इस तरह से सोशल लाइफ पे भी सी होती थी। अब उस वक्त क्या था कि ये ऐसा तो है नहीं कि आज हमने एक पिक्चर ड्रॉ की है तो उसको आप नेट पे डाल दो, वो सभी जगह फैल जाएगी। उससे पहले न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर में वही प्रिंट होके बहुत जगह चली जाती थी। उस वक्त ऐसा प्रिंटिंग वाला तो काम है ही नहीं, एक पिक्चर बनेगी और वो पिक्चर जो है उसको वही देख सकता है जिसके पास होगी। तो इसलिए उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ जो राजघराने थे या मुगल शाही खानदान था, उसमें एक तो राजा हो गया, ठीक है, किंग, और उसके आसपास के थोड़े से लोग ही देख पाते थे, बाकी तो पता ही नहीं था कि ये कुछ ऐसा है। फिर ये मुगल्स के बाद दक्कन,
इसमें इसको राजपूत डेक्कन में, और राजपूतों ने इसको संरक्षण दिया, अपनाया, और उन्होंने जो अपने हिंदू धर्म की माइथोलॉजी है, पोइट्री है, उसको इन्होंने पेंट करवाया। माइथोलॉजी एंड पोइट्री जो है उसको पेंट कराया, जैसे कृष्ण भगवान की, भगवान राम की, या दूसरे संतों की, कुछ इस तरह से उनको पेंट करवाया पोइट्री को जैसे। फिर इसको उसके बाद हिमाचल प्रदेश के फुट हिल्स, अब हिमाचल प्रदेश आ जाए तो हिमाचल फुट हिल्स का मतलब जिसको आज हम शिवालिक की पहाड़ियां बोलते हैं, या इसके साथ नीचे का मैदान बोलते हैं, उनको वहां पे इसको अपनाया गया। तो ये भाशोली, इसका नाम आया भाशोली। ठीक है, भाशोली। तो इसमें जैसे रस मंजरी, एक भानु दत्त का टेक्स्ट है, ये मशहूर है, भानु दत्ता, इसका टेक्स्ट है रस मंजरी। इसको मतलब इसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई, इनको पेंट किया गया। ठीक है जी। तो आफ्टर 1739, 1739 के बाद एक नादिर शाह ने अटैक किया। 1739 नादिर शाह ने अटैक किया। तो जब ये नादिर शाह ने अटैक किया तो ये जो कलाकार थे, ये जो लोअर हिल्स पे बैठे थे, ये अपर हिल्स की तरफ चले गए। ये कहां चले गए? अपर हिल्स की तरफ चले गए। यहां पर इसको कांगड़ा के राजा ने संरक्षण दिया, तो वहां पे इसका नाम ही बना कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग का, कांगड़ा स्टाइल बना। तो वहां एक अलग सा ये स्टाइल है, पूरे का पूरा कांगड़ा स्टाइल, जो वैष्णव नाइट्स, वैष्णव आइट्स मतलब वैष्णव भगवान के कलाओं का ही वहां पे भी किया गया, पर इनको संरक्षण मिला। ओके, ये अब आपको समझ में आ गया। अब एक बंगाल पे इन्होंने कहा है कि वहां पे जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे कल्चर में डेवलप होती है उसके ऊपर है। तो बंगाल में हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज। तो इससे ग्रोथ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, यहां पे ये कैसे कल्चर, मतलब लैंग्वेज में कैसे कल्चर ये आता है। ये तो ऐसा माना जाता है कि जो बंगाल है वो क्या बोलते हैं, हमेशा से बंगाली बोलते हैं, पर इसको कहता है कि अभी ये कहा गया है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम से, फर्स्ट मिलेनियम ने ये संस्कृत से आई थी, संस्कृत से। तो जब अब संस्कृत से आई थी तो पर जो अब लैंग्वेज बोली जाती है उसमें संस्कृत का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो ये कैसे हुई, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसको हम लेंगे कि पहले थर्ड फोर्थ सेंचुरीज की बात करें, इनिशियल मगध का राज्य हुआ करता था। मगध के राज्य का इन्फ्लुएंस जो है बंगाल के ऊपर, क्योंकि वो साथ में ही लगा हुआ है, तो बंगाल उधर चला गया, इन्फ्लुएंस्ड। तो वहां पे मगध के राज्य से जो संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, संस्कृत, और
गुप्त डायनेस्टी आई, उसके बाद गुप्त डायनेस्टी आ गई, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी के बाद वहां पे पाल्स आ गए, पाल वंश जिसे कहते हैं, पाल डायनेस्टी। पाल्स डायनेस्टी के बाद वहां पे 14 टू 16 सेंचुरी तक, 14 टू 16 सेंचुरी तक सुल्तानों का जोर रहा। सुल्तान जो दिल्ली सुल्तान थे, ठीक है। फिर 1586 में ये मुगलों के अंडर आ गई, 1586 में मुगल्स के अंडर चली। मुगलों ने क्या किया, यहाँ पे पर्शियन जो थी वो लगा दी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी पर्शियन। तो इस तरह से इसमें जो डेवलपमेंट हुई, तो हर तरह के वर्ड्स आते आते फिर ब्रिटिशर्स का सबसे पहले यहीं पे आना हुआ, तो इंग्लिश, ठीक है। तो कहां से शुरू हुई, एक ट्राइबल लैंग्वेज जो इतने इन्फ्लुएंशियल के बाद आती 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 वो जो मॉडर्न बंगाली है उसमें डेवलप हुई है, ठीक है। तो मॉडर्न बंगाली में डेवलप हो गई। इसी तरह बाकी भाषाएं भी जो है अपने अपने रीजन में इसी तरह से डेवलप हुई हैं, ठीक। जैसे अगर हम यहाँ पंजाब में देखें जहाँ, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश टाइम में पंजाबी बोली जाती थी, अब वो थोड़ा डिफर होकर गई है। उस टाइम पे क्योंकि तब मुसलमान भी यहीं पे रहते थे, दोनों कंबाइंड पंजाब था, तो उनके उर्दू के, फारसी के ये वर्ड्स भी यूज किए जाते थे। पर अब वो निकल गए, वो पाकिस्तान चले गए, ये इधर आ गए। अब हिंदी का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, और हिंदी से भी एक और आगे कदम चला गया इंग्लिश, क्योंकि बाहर लोग जाने लग गए, स्टडी होने लगी, तो पंजाबी में भी जो दूसरे इंग्लिश वर्ड्स आने लग गए। तो ये डेवलपमेंट है, नेचुरल है कि जैसे 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 लोगों का आगे डेवलपमेंट होगी, वैसे वैसे भाषा भी डेवलप होगी। तो इस तरह से ये कल्चर में चले जाते हैं। अच्छा, बंगाल में एक पीर्स या टेम्पल्स की बात होती है, वहां पे भी एक डेवलपमेंट है। बस दो डेवलपमेंट हम करके कल्चर के बाद हम सीधा आगे जाएंगे कि कैसे फिर आगे आगे आएगा। सिक्सटीन सेंचुरी में, अब ये पीर्स की बात हो रही है। पीर कौन से होते हैं, मुसलमानों में अपने जो धार्मिक संतों को पीर कहते हैं, पीर। तो ये तो एक आम ही वर्ड है। 16th सेंचुरी में वेस्ट बंगाल से जो लोग थे माइग्रेट होना शुरू हुए टुवार्ड्स नॉर्थ साइड में, सॉरी साउथ ईस्टर्न बंगाल में, साउथ की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ, साउथ ईस्टर्न बंगाल। उसका रीजन था कि वहां जंगल वगैरह थे, ये लोग किसान थे पहले, तो किसान लोग ने गए वहां पे, तो वहां पे जाके रहने लगे। तो पहले कौन से थे, अब पीजेंट्स चले गए, वहां पे फिशर फोक थे, मछली पालन के वाले लोग थे। अब जो कल्चर डेवलप हुआ, ये दोनों जब मिक्स हुए तो फिर नया कल्चर आ गया। ये खेती तो करते थे पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये हमने पढ़ा, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है कि एक को आग लगाई, खेत को थोड़े से जंगल को वहां पे या फिर अगले जगह चले गए इस तरह से। तो फिर मुगल्स आए, जब मुगल्स ने ढाका को, इसको बंगाल सूबा बना दिया, उसको बोला जाता था बंगाल सूबा।
और उसकी कैपिटल जो थी ढाका थी। ढाका जो आजकल किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है। तब ये कंबाइंड था। तो इसमें जो मॉस्क बनी, मस्जिदें, तो वो इस्लामिक कहेंगे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर बने। रिलीजियस मतलब अब आप देखोगे कि उस इलाके में, बांग्लादेश में मुसलमान ज्यादा है उस एरिया में, तो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद हुआ। अपने मुगल्स के आने के बाद वहां मॉस्क से ये सेंटर बन गए ये इस तरह से। अब वहां पे एक पीर शब्द यूज किया गया। जो पहले सेटलर थे, जो फिशर फोक थे, उनके कम्युनिटी हेड को पीर कहा जाता था। अर्लियर सेटर्स, ये माना जाता था कि उनमें कुछ क्या कहेंगे कि मिस्टिकल सी पावर्स हैं। उनमें ये माना जाता था कि अज्यूम्ड हैविंग मिस्टिकल पावर, इस तरह से मिस्टिकल पावर्स माना जाता था कि इस तरह से उनमें कुछ हैं। बाद में सभी संतों के लिए भी, संतों को भी पीर बोल दिया जाता था, सेंट्स को, सूफीज को भी पीर बोल दिया जाता था ये वर्ड। इवन जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं उनको भी। और जो हिंदू और बुद्धिस्ट डाइटीज हैं, डाइटीज होते हैं देवता, उनको भी पीर बोल दिया जाता था। इवन एनिमल स्पिरिट्स को भी पीर कहा गया। अब ये एनिमल स्पिरिट्स कौन सी हैं? एनिमल स्पिरिट्स, एनिमल जो पुराने टाइम में हर एक चीज को ऐसा माना जाता था, जैसे भी जंगल भी एक देवता है, पेड़ भी देवता है, जानवरों में भी कुछ आत्मा है, इस तरह से उनको माना जाता था उस वक्त। मतलब जब उन सभी को मतलब एक मतलब रिलीजियस उसको पीर बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये पीर्स की डेवलपमेंट हुई। कैसे आए? मतलब पहले नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर जैसे जैसे आए तो उस कल्चर में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अब वो पहले तो हिंदू ही थे या बुद्धिस्ट होंगे, इस्लाम जब आया तो वो इस्लाम में चले गए। ठीक है, तो पिछला भी फेथ है, नया भी फेथ है, दोनों को मर्ज कर दिया, कुछ नई टर्म आनी शुरू हो गई। इसी तरह से टेम्पल्स हैं, बंगाल की ये उन्होंने थोड़ा सा किया टेम्पल्स। तो अब हमें जो पता है कि जो टेम्पल्स हैं वो तो हिंदू कल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेम्पल्स। ठीक है, इन टेम्पल्स में उस वक्त कहते इसमें एक चेंजेस की उन्होंने बात की। लो सोशल ग्रुप्स थे वहां पे। लो सोशल मतलब जो वर्ण व्यवस्था में नीचे आते हैं, लो सोशल ग्रुप्स। तो उनमें एक तो कोल्लू, कोल्लू आपने सुना होगा, ऑयल से जो काम, कोल्लू होते हैं जो है, कोल्लू का बैल होता ना, कोल्लू जो है जो ऑयल निकालता है बंदा, तो ये ऑयल से निकालने वाले काम से हो गया ये वाले। एक कंसारी, कंसारी जो है कांसे का, आपने देखा है कांसा, सुना है ना, मेटल है, तो मेटल की बेल्स बनाने वाला जो, उसको कंसारी कहा जाता था, मेटल बेल्स बनाने वाले। तो इस तरह से कुछ लो सोशल ग्रुप्स थे,
वो वहां से पहले से रहते रहे हैं, पर अभी उनका सोसाइटी में जो स्टेटस था बड़ा लो था, लो। फिर आए ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आए तो वहां पे इनको कुछ काम मिलना शुरू हो गया। जब ब्रिटिशर आए तो इन लोगों की कुछ, जैसे क्योंकि हाथ से काम करने वाले हैं, ऑयल बनाना और बनाना, तो काम मिलना, तो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब पैसा आ गया इनके पास, तो पैसा अब होता क्या है कि जो लो सोशल ग्रुप है, या तो उनकी मंदिर में एंट्री ही नहीं है, मंदिर में एंट्री नहीं थी, जहां थी भी तो उनकी कोई पूछ नहीं थी, ठीक है। वैसे ही तो इन्होंने अपना जो अपने रिचेस को, अब जो पैसा आया उसको दिखाने के लिए सोसाइटी में, तो इन्होंने भी टेंपल बनाने शुरू कर दिए। टेंपल, अब मंदिर बन गए इनके, तो पैसा आया ना इनके पास, इन्होंने मंदिर बन दिए। जब मंदिर मंदिर बने तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने इनके जो डेटीज थे, डेटीज होते जो इनके मतलब जिनको पूजना, जिसको जो भी पूजते थे, उनको रिकॉग्निशन दे दी कि वो भी भगवान हैं, देवते हैं। तो ब्राह्मणों ने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो जब रिकॉग्नाइजेशन हो गया तो डेइटीज की तो टेंपल में मूर्ति लगती है, फोटो लगती है, तो ये मंदिर में स्थापित हो गए। और उसमें इनसे क्या हो गया कि अब ब्राह्मणों को भी अपना रोजगार मिल गया, ठीक है। ब्राह्मण का रोजगार क्या था, ब्राह्मण का रोजगार था कि मंदिर में पूजा करना, कर्म कांड करना। तो एक नए मंदिर बन रहे हैं, तो अगर इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, सिर्फ बात क्या थी, इन्होंने उनके डेइटीज को भी रिकॉग्निशन दे दी कि चलो जी आपके भी जो डेइटीज हैं वो भी देवते हैं, उनकी भी विधान से पूजा होनी चाहिए, इस तरह से। ओके, तो ये अब इसका मतलब जो मंदिरों में भी जो कल्चर जो है वो चेंजेस में चलता गया, ऐसा नहीं कि एक सा ही कल्चर हमेशा से एक सा ही रहा है। अब बंगाल पे स्टडी करते करते लास्ट पॉइंट आ गए, बंगाली क्या खाते हैं, या कोस्टल एरियाज पे रहने वाले लोग क्या खाते हैं, फिश, फिश एज फूड। ठीक है, अब इसमें कल्चर की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, तो वहां पे दो ही चीजें मिलती हैं, एक राइस, एक फिश, जो मतलब नॉर्मल एक गरीब आदमी भी आराम से पेट भर के मछली खा सकता है, अच्छे से खा सकता है। तो जो फिशिंग थी वो तो वहां पे पहले से ही थी, मतलब जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग पहले से ही फिशिंग करते थे, बहुत सदियों पहले से करते थे। अब जब वहां पे माइग्रेशन हुई, अब वहां पे क्या चले गए, बनने लगे, टेंपल बनने लगे, टेंपल। और जो बुद्धिस्ट हैं उनके स्थानों को विहार बोला जाता है, विहार, वो बनने लगे। तो वहां पे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं उनकी दीवारों पे जो पिक्चर्स या क्या कहेंगे मूर्ति बनाई जाती थी, व्हाट इज इसका प्रॉपर है, प्लेक्स, टेराकोटा प्लेक्स, जो उसके ऊपर मूर्तियां बनाई जाती हैं ना, उसमें इन्होंने फिशिंग को भी, सीन्स ऑफ फिश को डिपिक्ट किया, सीन्स ऑफ फिशिंग उनको डिपिक्ट किया, कैसे पकड़ी जाती है, साफ कैसे की जाती है, तो वो भी। अब जिसको मतलब नॉर्मली अब आप कहोगे
कि मंदिर में नॉन वेज अगर नहीं अलाउड है तो फिश कहां से अलाउ कर दी भाई? पर कल्चर में वहां के मंदिरों में, विहारों में ये बात आई। अब ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो है वो फिश नहीं खाता, वो नॉन वेज नहीं खाता। ये तो नॉन वेज था, पर अब वहां पे सरवाइव करना है, ठीक है। तो उन्होंने, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने इनको 13th सेंचुरी में एक बृहद धर्मा पुराण, बृहद धर्म पुराण है, उसमें रिलैक्सेशन दे दी कि आप फिश खा सकते हो। रिलैक्सेशन दे दी उनको कि आप फिश ईटिंग कर सकते हो। तो ये भी एक कल्चर चेंज हुआ ना। अब जो बंगाल का ब्राह्मण है वो फिश खाएगा, क्योंकि वहां पे रहना है। मान लो सब्जी दूसरी चीजें नहीं है तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए ये जो खान पान है ये भी कल्चर में चेंजेस में आया, और किस तरह से आया ये इसको सारा लिखा गया है। ओके जी, हो गया जी, ये समझ आया। अब आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, एंड करेंगे पहले तो मिडीवियल हिस्ट्री। जहां से जो मिडीवियल हिस्ट्री का एंड है वही मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट है। ओके, अब 17th सेंचुरी नहीं, 1708 में औरंगजेब की डेथ हुई है। तो 16 और 17 सेंचुरी औरंगजेब के बाद से हम थोड़ा सा देखेंगे कि औरंगजेब जो एक पावरफुल मुगल बादशाह था, इसके बाद कोई भी बादशाह जो है पावरफुल मुगल बादशाह नहीं हुआ, बल्कि मुगल डायनेस्टी धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो गई। तो औरंगजेब ने दक्कन में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मराठाओं के अगेंस्ट। तो लॉन्ग बैटल। अब ये लास्ट में जैसे डिक्लिनेशन होगी, इससे ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री का अगले शुरू होंगे भी। अगले कौन से आए फिर मॉडर्न हिस्ट्री में? तो जब लॉन्ग बैटल इन डेक्कन, जब फाइट कह सकते हो, तो उससे जब आप बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हो फिर क्या होता है, आपका फाइनेंशियल डिप्लीशन होती है, पैसा बहुत लग जाता है। फाइनेंशियल डिप्लीशन एक, ठीक है जी। दूसरा, इसने अपने जो प्रोविंसेस थे, जहां इलाके थे जिनको सूबा कहा जाता है, गवर्नर्स उनके बनाए हुए थे, नवाब कह लो, सूबेदार कह लो, जिमीदार थे, उनके हाथों में इसने दो चीजें दी हुई थी, दीवानी एंड फौजदारी। इनके पास क्या थी, ये कंट्रोल कर रहे थे दीवानी। अब ये दीवानी क्या है एंड फौजदारी, ये दो वर्ड हैं, इनको आप समझो। दीवानी क्या है, रेवेन्यू को कंट्रोल करना, रेवेन्यू से रिलेटेड, और फौजदारी है जिसको आप मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो। तो ये इनको कर रहे थे रेवेन्यू, और ये आ गया हमारे पास मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कर किसके अंडर रहे थे? औरंगजेब के, मुगल बादशाह के अंडर ही कर रहे थे। उनको रेवेन्यू जनरेट करते थे, नीचे से कलेक्ट करते थे और ऊपर भेज दिया जाता था। कुछ आर्मी रखते थे, जब इसको जरूरत पड़ती थी राजा को तो ये उसको ये करते थे। अब धीरे धीरे, क्योंकि इसका ध्यान तो दक्कन में लगा हुआ है, तो वो पावरफुल होते चले गए रेवेन्यू।
तो जब वो पावरफुल होते चले गए, उन्होंने इनको पैसा देना ही बंद कर दिया, ये पावरफुल हो गए। जब पैसा देना बंद किया तो मुगल जो फाइनेंशियल डिप्लीशन, एक तो लड़ाई थी, दूसरी फाइनेंशियल डिप्लीशन यहां पे भी होनी शुरू हो गई। यहां पे भी ये भी मतलब पैसा ही कम जनरेट हो रहा, जहां आ रहा है तो दे नहीं रहे हैं। अब पहले भी यहाँ पे लड़ाई तो पहले भी होती रहती थी, मुगलों में विद्रोह हुआ मुगलों के अगेंस्ट, पर पहले कंट्रोल कर लेते थे ये। अब इनको नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया, जहां पे ये हरियाणा पंजाब आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इनके अगेंस्ट कुछ विद्रोह हुआ किसानों की तरफ से, पीजेंट्स एंड जमींदार रेबेलियन, जाट जिसको बोलते हैं, पीजेंट्स, उन्होंने भी अपना थोड़ा सा दबदबा बनाना शुरू कर दिया। एंड जमींदार, ये इनके अगेंस्ट हो गए, रेबेलियन इन्हीं के राज में इनसे अगेंस्ट हो गए। इन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इन्होंने सीज कर लिया, सीज्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो अब जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज करना मतलब कुछ जमीनों पे इन्होंने अपना झंडा ही गाड़ दिया कि ये इस इलाके की जमीनें हमारी हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकली पहले भी क्या होते थे, पर ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर पाते थे ये रेबेलियंस। अब कर दिया तो पैसा आएगा, तो उससे ये अपने आप मजबूत रहेंगे। चाहे अभी औरंगजेब के ही अंडर है, पर कुछ ना कुछ दबदबा तो बन ही गया इनका, क्योंकि कोई इनके ऊपर वो तो है नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक नादर शाह ने अटैक किया, वो था औरंगजेब 1708 में, 7 में इसकी डेथ हुई है। तो 1739 में नादिर शाह आया। नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया, तो उसने उसको लूट लिया, जितनी दौलत थी दिल्ली की वो खत्म कर दी उसने वहां पे, लूटेड दिल्ली 1730। और इसको देख के इसके बाद एक अहमद शाह अब्दाली आया 1748 टू 1761, 48 टू 1761, 5 टाइम्स आया, 5 बार उसने, अहमद शाह ने हमले किए, अहमद शाह अब्दाली, इसने हमले किए। तो जब इन्होंने, इसके बाद क्या हो गया कि जो दिल्ली का कंट्रोल था वो अब खत्म 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 होना शुरू हो गया, ठीक है। तो मुगल्स के बाद मतलब मुगलों का क्या चल रहा है वो बता रहे हैं अब। तो इसमें जो इसके अमीर भी थे ना, नोबल्स, वो 2 भागों में बट गए। नोबल्स कुछ तो ईरानी, जो ईरानी मूल के थे, एंड तुरानी जो तुर्की मूल के थे, वो आपस में ऐसे बंट गए। जो मुगलों के, जब मुगल बादशाह थे तो मुगलों बादशाह के दौरान ये दोनों कंट्रोल में थे, ठीक है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा ना, इनका जो पीछा है मतलब बैकग्राउंड है वो ईरान से और तुरान, तुर्की से, दोनों से रिलेट कर जाते हैं ये। तो इस तरह से अब मुगल एम्परर कुछ हुए हैं, तो जब इन्होंने, इनको ये पावरफुल हो गए, और ये पावरफुल भी थे जो, तो एक मुगल एम्परर हुआ फारूक सियार, कुछ मेन इंपॉर्टेंट लिखे हैं, फारूक सियार, ये मुगल एम्परर। फारूक सियार 1713 से लेके 1719, और इसको इन जो अमीरों ने, नोबल्स ने असैसिनेट, मार दिया, मतलब राजा को ही मार दिया, असैसिनेटेड। दूसरा इसमें एक और है, अहमद शाह,
अहमद शाह जो था वो 1748 से लेके लगभग 1754 उसको पकड़ के ब्लाइंड कर दिया, ब्लाइंडेड। फिर तीसरा जो आलमगीर टू, ये 1754 से 1759 इसको भी मार दिया, असैसिनेटेड। ठीक। और एक शाह आलम बैठा टू, शाह आलम टू, ये था 1759 टू 1819, काफी लंबा अरसा हो गया ये इसको भी ब्लाइंड कर दिया, ब्लाइंडेड। तो अगर उनके राज में ये चल रहा है, राजा ही सुरक्षित नहीं है, नोबल्स अमीर ही कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, तो बाकियों का क्या होगा? ठीक है, तो ये मेन है। मतलब और भी होंगे, 1707 के बाद 13 तक भी कोई बैठा होगा, उसको हटा दिया, हरा दिया, कुछ नया बैठा दिया। तो इसमें अब जब यहीं पे चल रहा है तो इसने नवाब बनाए हुए थे, उसके बाद सूबेदार जिसको कह सकते हैं, नवाब्स कुछ वो भी अब उठने शुरू हो गए, नवाब बनने शुरू हो गए, पावर हो गए। ठीक है, ये कह लें कि जो लार्ज सूबेदार, बड़े सूबेदार थे या जमींदार थे, वो अब नवाब बन गए, डिक्लेयर हो गया नवाब, जिनके पास बहुत पावर है। इनमें दो जो हैं, एक तो अवध का नवाब और एक हैदराबाद निजाम, ये एक अलग से ही पावरफुली डेवलप होनी शुरू हो गई, जिनमें इनकी अपनी से बहुत है। ठीक है, मुगल कंट्रोल जो है, राजा का कंट्रोल जो है, अब ये कम हो गया। ओके, तो ये दिल्ली की बातें हो रही हैं यहां पे। अब इसी तरह से बंगाल का भी था एक, बंगाल का, ये आगे अब आएगा, अवध, हैदराबाद, बंगाल। ये इसके बाद राजपूतों ने भी कुछ, मुगल कमजोर हो रहे हैं तो राजपूत भी तो कुछ आगे एक्सटेंशन करेंगे। इनमें दो इंपॉर्टेंट है, एक अंबेर और एक जयपुर। अंबेर और दूसरा जयपुर, जयपुर नहीं, जोधपुर, सॉरी, जोधपुर। अंबेर का जो राजा है वो रहा सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह। इसने क्या किया, अपना दबदबा बनाया, एक बूंदी एरिया था उस पर कब्जा कर लिया, है अभी मुगलों के अंडर ही। ठीक है, और इसने मुगलों से करके सूबेदारी ले ली आगरा की, सूबेदारी आगरा की, और अपनी कैपिटल बनाई इसने जयपुर। ठीक है, तो इसने इस तरह से एक्सटेंशन अपने आप को बढ़ाया, है मुगलों के अंडर, मतलब मुगलों के अगेंस्ट नहीं, पर एक दूसरे से लड़के, जो कमजोर नवाब होता जा रहा है, सूबेदार कमजोर है, कमजोर, उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी दे दिया अब इसको, वो देखते थे कि जो पावर में आ रहा, ठीक है जी। जोधपुर में एक नाम आता है अजीत सिंह, अजीत सिंह राजा था, इसने भी अब एक्सटेंशन करनी शुरू की। इसने सूबेदारी ले ली गुजरात और मालवा इलाके की, इसने सूबेदारी, अब सूबेदारी है, किंग नहीं है ये, सूबेदारी ऑफ गुजरात एंड मालवा। अब सूबेदारी का क्या मतलब है? सूबेदारी का मतलब है वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने की, जो इन्होंने ले ली, थोड़ा सा ऊपर देंगे, फिर जो भी है पार्ट बनता होगा ऊपर दे देंगे। और इसी तरह से आसपास नगौर को कॉन्कर कर लिया, वॉन अपना एक इलाका, नगौर,
नागौर को इन्होंने कॉन्कर किया। इसका मतलब आसपास छोटे जिम्मेदार, छोटे दूसरे सूबेदार थे, उनको एक कब्जे में ले लेते थे। कीजिए, ये चलता रहा अंटिल मराठा आने शुरू हो गए। ये एक्सपेंशन मराठा आने तक चलता रहा। जब मराठा आए तो इनका एक्सपेंशन बंद हो गया। मराठा आए लगभग 1740s में आ गए थे इधर इनके पास। ठीक है जी। तो अब ये नई डेवलपमेंट हो रही है ना, मतलब पुराने खत्म हो रहे हैं, जो मुगल सल्तनत थी वो खत्म हो रही है, नई डेवलपमेंट हो रही है। इन्हीं नई डेवलपमेंट से अगली जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है शुरू होने वाली है। अब इसके अलावा इधर नॉर्थ में सिख जो है वो रेज हुए। तो सिक्स 1699 में खालसा पंथ बना और ये एक पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं हम, पॉलिटिकल कम्युनिटी में बिल्कुल हो गया कि अब ये पॉलिटिक्स का खेलेगी, लड़ेगी, कम्युनिटी ही पॉलिटिक्स करेगी, अब लड़ेगी जो भी है। खालसा पंथ ऑफिशियली मतलब इन्होंने अपने डिक्लेयर हो गया है कि ये। तो इसके बाद 1708 तक गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ लड़ाई होती रही। उसके बाद 1708 से 1716 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर, 1708 से लेकर 1716 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर, उसने इधर पंजाब के इलाके में सरहद के आसपास का जो इलाका था उसको कैप्चर किया, हरियाणा का कुछ इलाका कैप्चर कर लिया, उस जो आज का प्रेजेंट है। और इसने वहां पे उस वक्त कॉइन भी चलाए, सिक्का चला, नानकशाही सिक्का कहते हैं उसको, कॉइन। उसके ऊपर गुरु नानक देव एंड गुरु गोविंद सिंह की जो पिक्चर लगाई गई, गुरु प्रिंट की गई या प्रिंट नहीं पंच की गई जिसको भी कहेंगे, गुरु गोविंद सिंह। इसका मतलब जो अगर उधर चल रहा था कुछ, अभी हम मराठा पढ़ेंगे वहां पे, तो यहाँ पे नॉर्थ में जो आने वाली इंसिडेंसेस हैं वो इस तरह से होने लग गए हैं। अब कॉइन चला दिए तो 1708 में 16 में बाबा बंदा सिंह बहादुर खत्म हो गए। उसके बाद जो सिख जत्थों में डिवाइड हुए, ग्रुप्स, सिख जत्थास, जत्थास या ग्रुप्स कहेंगे, ग्रुप्स, उनको जत्थास में कन्वर्ट हो गए। और इनकी जो कंबाइंड जो कहा जाता था, जब ये कंबाइन होते थे दल खालसा, उसमें सारे ग्रुप आ जाते थे। दल खालसा ये लगभग दिवाली या बैसाखी पे इकट्ठे होते थे। तो जो भी इनके अपने रिलीजियस मैटर हैं वो डिस्कस किए जाते थे, कोई नए जो बातें हो रही हैं वो डिस्कस कर लेते थे, गुरमता जो है इसको पास करते थे। इन्होंने राखी सिस्टम शुरू किया। ये राखी सिस्टम है, राखी का मतलब होता है रक्षा करना, सेव, टू सेव। ठीक है, तो ये क्या करते थे, कहते थे कि हम आपके खेतों की रक्षा करेंगे, आपने किसी को रेवेन्यू नहीं देना, आप हमें ही अपनी जो जितनी भी फसल है उसमें से 20% आप हमें दे दो, 20% शेयर कर लेते थे। ठीक है, तो किसान है उसने किसी और को भी देना है, इनको दे देता था। अब उनसे मांगने आते थे तो ये लड़ते लेते थे। ठीक है, तो इनके पास अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, राखी सिस्टम से हो रहा है। दूसरा, ये राखी सिस्टम सिख जत्था थे, क्योंकि ये एक धार्मिक जत्था भी है तो लोग वैसे भी इनको फेवर कर जाते थे, खास करके जो उस वक्त के हिंदू लोग थे, जहाँ सिख लोग थे, वो इनको फेवर करते थे। तो ये जत्था भी इस तरह से चला। दूसरा,
इनके एक गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इनके अंदर एक बात डाली, उसका नाम है राज करेगा खालसा। ये आज भी कहा जाता है राज करेगा खालसा। जब राज करेगा खालसा है तो उसका मतलब है कि एक आप में बात चल रही है कि कभी आप राज करने वाले हो, या आप किसी की भी किसी के अंदर आप सरेंडर रहने वाले नहीं हो, इस तरह से। तो इन्होंने आगे जाके अहमद शाह अब्दाली को हमने देखा ना, अहमद शाह अब्दाली आया तो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को टक्कर दी। अहमद शाह अब्दाली तो उसको वो जीत के जा रहा था, यहां से पानीपत की जो लड़ाई थी उसको इन्होंने टक्कर दी। इसी तरह से जो सरहंद का सरकार ऑफ सरहंद कहा जाता था, वो मुगल गवर्नमेंट के अंडर थी, सरकार ऑफ सरहिंद, ये उनको इन्होंने काफी जो रेजिस्टेंस दी, इनको रेजिस्टेंस दी, जितना कर सकते थे, नुकसान कर सकते थे, अहमद शाह अब्दाली इनको किया। और इन्होंने अभी मतलब अभी तक ये पंजाब में, हरियाणा के इधर के इलाकों में जत्थे जो थे ना, इनकी अलग अलग मिसल्स जो कहते हैं, पर हम यहाँ पे मिसल से स्टडी नहीं कर रहे, अलग अलग इलाकों में इनका दबदबा था। ठीक है, तो जब अलग अलग दबदबा था तो इन्होंने एक सिक्का ही जारी कर दिया। फिर 1765 में एक कॉइन जारी कर दिया, सेम वैसा ही जैसा बाबा बंदा सिंह बहादुर के टाइम पे था। एक तरफ गुरु नानक देव जी और एक तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम पे इस तरह से कर दिया। और इसके बाद सोवरीन किस्सा सिक्का कब आता है, जब आप डिक्लेयर कर देते हो सोवरीन रूल कि हमारे ऊपर कोई राजा नहीं है, हम ठीक है, तभी आपका सिक्का चलेगा ना। नहीं अगर मुगलों, पहले मुगलों का चल रहा था क्योंकि मुगल थे ऊपर, तो ये तो इतना करते करते 1799 1699 से बात शुरू हुई थी। 100 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह जो राजा बन गए, राजा रणजीत सिंह। तो इसका मतलब ये कोई एकदम से नहीं डेवलपमेंट हुई, धीरे 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 धीरे, मतलब एक संघर्ष है, संघर्ष के बाद होता 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 ये एक पूरे उस राज में आ गए। तो ये प्रॉपर राज 1799 पे चला गया। ठीक है जी। अब ये डेवलपमेंट्स हो रही है, तो अगर सिख राज आ रहा है तो इसका मतलब मुगल खत्म हो रहे हैं या हो गए हैं। ठीक, तो अब साउथ में चलते हैं। साउथ में मराठास थे, जो आज हम महाराष्ट्र की धरती कहते हैं, मराठास। मराठास में एक बहुत प्रोमिनेंट नाम आया है शिवाजी। शिवाजी ये 1627 से लेके 1680, उनका जन्म 1680। 1680 मतलब जब औरंगजेब था तब तो शिवाजी महाराज ने इनके साथ जो इनका चलता जा रहा है, तो इन्होंने अपना राज जो है वहां पे स्थापित किया है। और इनके जो इनके साथ मतलब लोग थे, उनका नाम है देशमुख और कुनबीस। कुनबी जो है किसान पीजेंट टाइप हैं, जो इनके साथ जो इनको फौज प्रोवाइड करते थे, कुनबीस वो। तो जब शिवाजी के बाद पेशवाज आए, पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, पेशवा इनके अंडर चला गया। ये ब्राह्मण थे और पेशवा का मतलब ही है प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब एक जो मिनिस्टरों में से एक मिनिस्टर प्राइम हुआ, वो मेन हो गया पेशवा। ठीक, उसमें इन्होंने अब एक्सपेंशन शुरू हुआ 1720 से लेके
1761 तक इनका एक्सपेंशन है। 1720 से लेके 1761। अहमद शाह अब्दाली 1761 लिखा ना हमने, तो वहां तक इन्होंने एक्सपेंशन अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। एक इस पे मूवी भी बनी है ना, बाजीराव मस्तानी, ठीक है, बनी है ना। उसमें दिखाया गया ना, एक पेशवा के पास जाते थे, तो पेशवा का एक मंत्रिमंडल था, वो उनका हेड था पेशवा, वो सेम सिस्टम है। तो ये जो थे ये कहां कहां चले गए, राजस्थान चले तक लग गया, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, उधर तेलुगु स्टेट्स जो थी, तेलुगु रीजन्स, और बंगाल, उड़ीसा, तमिल, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, यानी इन्होंने भारत में काफी एक्सपेंशन कर दिया। पर इन्होंने बहुत से जो ये इलाके थे इन पे अपना रूल नहीं किया। इनसे उन्होंने इन इलाकों ने मराठाओं की सोवरेनिटी एक्सेप्ट की, एक्सेप्टेड सोवरेनिटी ऑफ मराठा। ठीक है, मराठा पावरफुल थे, ठीक। तो लास्ट में अब होता क्या है कि जब आप पावरफुल हो जाते हो तो इन्हीं में से आपके दुश्मन भी, मतलब कुछ विचार मतभेद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो इन्हीं में से आपके अगेंस्ट भी कुछ हो जाते हैं। तो इस तरह से चलते चलते 1761 में एक बैटल हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। इस पे भी एक मूवी बनी है, ठीक है। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा उसके बीच में हुई, जिसमें मराठा जो थे वो हार जाते हैं, लूज फाइट, इनका राज खत्म। तो 1761 में इनका राज खत्म हो जाता है। और जैसे इनको, अच्छा, जो इनके राजकाज कैसे चलता रहा था, रेवेन्यू, जब इन्होंने अपना राज स्थापित किया ना, तो इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर जो था सिटीज का या राजकाज का वो नहीं छेड़ा, ठीक, वो नहीं छेड़ा, एज इट इज चलते रहे, बल्कि उनको डेवलप किया। जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर को सिंधिया जो फैमिली है, सिंधिया मराठों के अंडर थे, उन्होंने किया। आज भी आप देखोगे माधवराव सिंधिया जो उस साइड के हैं। तो बड़ौदा, वहां गायकवाड़ थे, ये सारे इन्हीं के अंडर थे, गायकवाड़। और नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, इन्होंने ये अपने रीजन्स को मराठाओं के अंडर डेवलप किया। काफी इन्होंने सिटीज को, जो ट्रेड्स, तो इनको सारे को इम्प्रूव किया, ठीक है। ये हो गए सिख। अब एक और रह गए जो बड़े डोमिनेटिंग आए, वो थे जाट। जाट्स, तो जाट्स, इनका मतलब पहले नहीं, लेट 17th एंड देन 18th सेंचुरी, मीन्स 1600 के बाद सेंचुरी, 1600 के बाद, 1650 के बाद जब मुगल गवर्नमेंट थी, और 1700 के बाद में जो चला, 1700 जो भी चले, उसमें ये थे। इनमें
एक जाट था जिसका नाम था चूड़ामन। चूड़ामन, इसने क्या किया, ये जिमींदार था, जिमींदार, इसने वेस्ट दिल्ली के जो वेस्ट का इलाका था उसको कैप्चर किया। कैप्चर रीजन ऑफ वेस्ट दिल्ली, ठीक है, वेस्ट दिल्ली, वहां पे इसने किया। और 1680 में आगरे पे भी कब्जा कर दिया इसने। अब ध्यान दो कि उस वक्त औरंगजेब है, औरंगजेब का ध्यान किधर है, दक्कन की तरफ है, इधर डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी चल रही हैं, ठीक है। अब अपने आप ही समझ में आने लग गया ना कि वो उधर की तरफ है और वो कमजोर हो रहा है, उसके क्या कई फाइनेंशियल डिप्लीशन के हैं। फिर इसने पानीपत, बल्लभगढ़, इस तरह से ये कुछ रीजन, पानीपत जो हरियाणा में है, बल्लभगढ़, ये इस तरह से इसने थोड़ा सा इधर अपना इलाका बना लिया चूड़ामन ने, जिसको अब ये कहेंगे। इनमें एक राजा हुआ वो स्ट्रॉन्ग, वो भी जाट था, सूरजमल। सूरजमल जो था, इसका स्टेट भी लिखी है इसने, भरतपुर, यहां पे इसने राज कर दिया। छोटी छोटी स्टेट हैं, जैसे पटियाला कह लो, छोटा सा ही है, पटियाले के आसपास के गांव हो जाएंगे उसमें, है ना, इस तरह से। पर अब इंडिपेंडेंट होने लग गए हैं ये। इन्होंने क्या किया, इसका सन था एक पुत्र जवाहर शाह, जवाहर शाह। उस जवाहर शाह के पास इसने फौज रख ली मुगलों से लड़ने के लिए। 30,000 तो इसके अपने आप थे, 30,000 फौज जो इसकी ओन अपनी थी। और इसने 20,000 मराठाओं को हायर किया, 20,000 मराठा, और 15,000 सिख जो थे ये हायर्ड थे। हायर्ड मतलब क्या, इनको तनख्वाह दी जाती थी, मतलब ये इनके साथ थे। तो ये किस लिए, टू फाइट मुगल्स। तो ये भी किससे लड़ रहा है, मुगल से लड़ने के लिए, फाइट मुगल्स। ये क्या हो गया, हाँ जी, यहां पे ये अब भारत की स्थिति हो गई है, जिसको जहां मॉडर्न हिस्ट्री जिसको कहेंगे, अब मिडीवियल एंड हो गया है, इस तरह से एंड हो गया है, मॉडर्न शुरू होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक नई एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है, टाइम कितना हो गया, 22, अभी टाइम पड़ा है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू होती है, एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ जी परमिंदर, नजर आ रहा है बोर्ड आपको, अगर आ रहा है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, थोड़ी देर तक आएगी फिर करेंगे। आ रहा है, दुनिया का भगवान कौन है, माया, पैसा।
हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी, यस सर, ओके, जितनी हिस्ट्री पढ़ी शुरू से लेके एंड तक, मुगल हारे, उसके रीजन बीच में आ गया, सीधा ही फाइनेंशियली कमजोर हो गए हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो वो। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? ये तो एक कंपनी है बिजनेस करने वाली। 1600 में, जो 1600 जब सन है, जो 1600, ब्रिटिश रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन, उसने एक कंपनी बनाई, मतलब इसको उसने चार्टर दे दिया, ठीक है, कि सिर्फ ये ही ट्रेड कर सकती है ईस्ट में। तो गेव चार्टर, चार्टर होता है आदेश, मतलब इसको कुछ अथॉरिटी दे दी टू डू ट्रेड इन ईस्ट सोलरली, एक और कोई नहीं करेगा। आज के टाइम में ना, आज के टाइम में अगर एक कंपनी है तो वो दूसरी कंपनी को साथ कंपटीशन करती है, वो भी है सारी, ठीक है। तो उस वक्त जो ट्रेंड था कि दूसरे कंपटीटर को ही हटा दो, आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा। जब आपका कोई कंपटीटर नहीं है तो आप ही करने वाले हो सोलली, ठीक है। ये अब जैसे अभी भी आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी गवर्नमेंट में बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इंटरफेयर करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अपनी फेवर में लेंगे, ठीक है, पॉलिसीज बनवाएंगे और ले लेंगे, उसमें थोड़ा गवर्नमेंट का उनका भी फायदा कर देंगे, अपना भी, ठीक है, वो ही करते हैं। तो वो पहले भी ऐसा ही था। तो इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ये करते क्या थे कि बाहर से सस्ते कुछ चीजें खरीद ली, मसाले वगैरह खरीद लिए, कुछ सिल्क मसाले होते थे, एक सिल्क कपड़ा होता था, और ब्रिटेन में जाके बेच दिया। ब्रिटेन में थोड़े महंगे दाम पे बेच दिया, क्योंकि और कंपटीटर नहीं था, तो इनको इस तरह से किया जाता था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये मर्केंटाइल, एक वर्ड यूज होता है मर्केंटाइल, जिससे एक वर्ड बना है मर्चेंट। मर्चेंट व्यापारी कंपनी है, व्यापार करती है। तो शुरू में 1600 में वहां पे कोई ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इतनी कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनती थी 1600 में, बल्कि वो अपना सोना चांदी के लेके आते थे, भारत से कुछ परचेज किया और भारत से परचेज करके वापस अपने देश चले गए, वहां पे उसको महंगा बेच दिया। ये काम था इनका। पर अब आपने अपने कंट्री इंग्लैंड में तो ब्रिटेन में तो आपने ये कर दिया कि कोई आपका कंपटीटर नहीं है, पर दूसरे देश तो है ना आपके कंपटीशन में। क्योंकि एक वास्को डी गामा था, उसने पोर्टुगीज था, वो वास्को डी गामा, ये पुर्तगाल का था, पोर्टुगीज था। इसने 1498 में भारत की खोज की। खोज क्या की उसने? रास्ता निकाला कहां से घूम के इंडिया जाना है। तो ये 1498 में पहले ही भारत में आ चुका था, इस मत वो भी व्यापारी था। तो ये ईस्टर्न नहीं, वेस्ट कोस्ट पे ये पहुंचा था। वेस्ट कोस्ट मतलब गोवा में ये पहुंच चुका था। इसका मतलब पुर्तगाल तो पहले ही आ चुका है, ठीक है, पुर्तगाल पहले ही आ चुका है। और उसके बाद इसमें जो स्पेन है, फ्रेंच ट्रेडर और स्पेनिश ट्रेडर्स वो भी आते थे। इसके अलावा फ्रेंच और स्पेनिश ट्रेडर वो भी भारत आते थे।
अब इनका आपस में कंपटीशन होता है, मतलब ये अलग अलग कंट्रीज के हैं, ये वहां से आते थे। तो ये क्या करते थे कि अब पॉलिसी क्या है कि अगर आपने सरवाइव करना है, एलिमिनेट कंपटीटर। कंपटीटर को एलिमिनेट करो। तो वो क्या करते थे, दूसरे का जहाज डुबो दिया दूसरे के जहाज को रोक दिया, रास्ते में रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। इस तरह से ये काम कर रहे थे, मतलब ट्रेडिंग कंपनीज आपस में इनकी बैटल होती थी। ठीक, फिर इन्होंने ना पहले जब करते थे तो समुद्र में जाने के लिए इन कुछ थोड़े से सिपाही रखे जाते थे, आर्म्ड पर्सन्स रखते थे, थोड़े होते थे वो भी। कोई रास्ते में कोई लुटेरा आ गया, मतलब कोई लूटने आ गया, जिनको समुद्री डाकू कहते हैं, कि वो आएंगे, उनसे बचाव के लिए भी। अब इन्होंने और रखने शुरू कर दिए कि रास्ते में लड़ाई भी हो रही है, किसी का जा रहा है, स्पेन का जहाज उन्होंने डुबो दिया, या इन्होंने उस स्पेन वालों ने ब्रिटिश डुबो दिया। इस तरह से इनके पास अब इनके साथ अब थोड़ी सी, जिसको हम आर्मी कह सकते हैं, जो आर्म्ड पर्सन्स आते थे, आर्म्ड पर्सन्स आते थे। ठीक है, ये क्यों आते थे आर्म्ड पर्सन्स? आर्म्ड पर्सन्स जो आगे चल के आर्मी में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्म्ड पर्सन्स, वो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए होते थे। या तो देश की तरफ से ही है, या ब्रिटेन की तरफ से कुछ आर्मी पर्सन्स जा रहे हैं इनके साथ, जो इनको सिक्योरिटी करेंगे। इस तरह से ये आते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में एक बंगाल में जगह है रिवर हुगली, उसके किनारे पे आती है, बैंक ऑफ रिवर हुगली, इसके जहां पे आ जाती है, फर्स्ट टाइम यहां पे पहुंचती है, और यहां पे ये अपनी एक फैक्ट्री, ब्रिटिश फैक्ट्री लगाती है। ब्रिटिश फैक्ट्री, ये जो ब्रिटिश फैक्ट्री है मेनली क्या है कि समुद्र में आप एक शिप लेके आए हो, फिर शिप से सामान उतारा जो आपने यहाँ पे बेचना है, तो उसके लिए कोई जगह चाहिए ना, तो एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली इन्होंने वहां पे हुगली के उसमें, जिसको ये ट्रेडर से कहते थे, फैक्टर बोलते थे, फैक्टर्स, जहाँ पे सारे मतलब ये ऑपरेट करते थे, अपना बिजनेस उस जगह से करते थे। इसमें वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस कहते हैं जिसको स्टोर हाउस कहते हैं, स्टोर में जगह थी, वहां पे जो खरीद के लाए वो रख दिया, या जो बेचने जाना है वो सारा कुछ स्टोर के लिए इनको चाहिए था। तो अब इन्होंने धीरे धीरे, अब इनका काम सिर्फ ये यहाँ पे राज करने नहीं आए थे, ना ही इनकी कोई इच्छा थी कि राज करना है, भारत पे राज करना है। वो तो इन्होंने जब यहाँ पे कंडीशनें देखी तो इनको फैसिलिटेशन होगी कि यहाँ पे तो आराम से हो सकता है। तो ये अब 1696, तो बंगाल में इन्होंने 1696 में करते करते, अभी औरंगजेब का ही टाइम है, औरंगजेब का ही टाइम है, 1696 तक करते करते इन्होंने एक वहां पे फोर्टिफाइड कर दिया, फोर्टिफाइड किला बना लिया। किले के आसपास इन्होंने खाई खोद ली और हुगली नदी से जोड़ दी, पानी है, और उसके अंदर अपने आर्म पर्सन्स रख दिए, कोई एंटर नहीं कर सकता है इनकी परमिशन से। और कुछ जो ये तो थे ही,
उसके अलावा कुछ ट्रेडर्स जो थे, लोकल ट्रेडर्स थे, उनको भी इन्होंने परसुएड कर लिया कि आप भी हमारे साथ ही रहो, इस तरह से। ठीक। सो इन्होंने क्या किया, 2 साल बाद 1698 में इन्होंने, कहते हैं कि इन्होंने किसी मुगल ऑफिसर को रिश्वत दी और कहा कि भाई तुम मुगलों से हमारे लिए 3 विलेज ले आ, 3 विलेज हमारे अंडर कर दे, 3 विलेज। ठीक है, तो ये जो 3 विलेज हैं, कंपनी जमींदारी राइट्स, उसके जमींदारी राइट्स जो है विलेजेस, जमींदारी राइट्स कि हमें 3 गांव दे दो यार, ये मुगल फरमान ये है। इन्होंने मुगल फरमान ले ली। उस वक्त फरमान बोला जाता था, ऑर्डर, फरमान होता है ऑर्डर, उसको ग्रांट कर दिया। और इनका एक और लिया, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि हम तो जी व्यापारी आदमी हैं, अगर आप हम पे टैक्स लगा दोगे माल ले जाने पे लाने पे, तो हम कहाँ पे कहाँ देंगे, और आप हमें ड्यूटी फ्री कर दो। ठीक है, हम पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ज्यादा तो कर नहीं रहे। तो इनमें से जो 3 गांव है ना, इनमें से एक, जिसको आज कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता है, वो उस वक्त एक, जो आज मेजर सिटी है, कोलकाता, जो आज एक मेजर सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, वो तब एक गांव था। जब अंग्रेजों ने उसको लिया, अपने जिम्मेदारी उसके राइट्स लिए, तो तब वो था। अब बंगाल में हमने कहा, पढ़ा ना एक, कि औरंगजेब के टाइम पे अवध, हैदराबाद और बंगाल, 3 स्टेट्स में, 3 प्रोविंसेस कह लें, 3 उनके सूबों में नवाब जो थे वो पावरफुल हो रहे थे। ठीक है, वो मुगल्स के अंडर ही थे, पर उनकी अपनी शान शौकत बहुत थी। तो ये बंगाल में हो रहा है, तो यहाँ पे जो नवाब है, ये सीधा ही डील कर रहे हैं औरंगजेब के साथ, रिश्वत दे ली, कुछ दे लिया। इसमें इन्होंने ना एक छोटा सा पॉइंट है, ये तो एक ऑफिशियल कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी उन्होंने, ये दे दिया कि ये करना है। पर ये इनके साथ कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स भी आते थे, इन्हीं के अंडर प्राइवेट ट्रेडर्स भी आते थे, उन्होंने, वो भी ड्यूटी फ्री कर रहे हैं। तो जो बंगाल का नवाब है, जब उनसे मांगता है तो ये उसको, बंगाल नवाब जब इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता है या रेवेन्यू डिमांड करता है, ये देते नहीं है, ये रेवेन्यू नहीं देते कि हमें तो ड्यूटी फ्री है। वो कहता है भाई सिर्फ कंपनी को ड्यूटी फ्री है, आपको जो साथ में और प्राइवेट आए हैं वो नहीं ड्यूटी फ्री। पर इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने उस बंगाल के नवाब के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, औरंगजेब के पास रिटर्न में कंप्लेंट्स जाती हैं और जाती हैं। तो इस तरह से जो नवाब था बंगाल का, वो था मुर्शिद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। तो इनकी बंगाल के नवाब के साथ ये डिस्प्यूट चलता है इनिशियली। ठीक है, तो वो व्यापार से अब लड़ाई के मैदान में किस तरह से आए, वो इस तरह से। ठीक, जब तक तो औरंगजेब था, औरंगजेब, अब आफ्टर औरंगजेब की डेथ है 1707, तो यहाँ पे डिमांड और डिस्प्यूट लिख लो कि यहाँ पे रेवेन्यू डिस्प्यूट्स हैं। डेथ ऑफ औरंगजेब,
अब डेथ हो गई है, अब बंगाल का नवाब जो है वो और स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब वहां पे कोई भी ऐसा पावरफुल शहनशाह राजा सेंटर में नहीं है, तो ये और स्ट्रांग हो गया। तो इसके बाद ये नवाब मुर्शिद कुली खान के बाद एक और आया, उसका बेटा था, उसका नाम है अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला अली वर्दी खान। इसके बाद अली वर्दी खान, सुराज उद दौला, ये नाम है, सुराज उद दौला। सिराज उद दौला, सुराज नहीं, सिराज, सिराज उद, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा। आगे ये पावरफुल हो गए हैं, ये पावरफुल, गेनिंग पावर। तो ये और कंपनी जो है, जो कंपनी तो इनको पहले ही वो लग रही थी, यार ये कंपनी हमारे कहे नहीं चल रही, सीधा हमारी कंप्लेंट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो अब इन्होंने कंपनी को कहा कि भाई, नवाब ने कह दिया कि अब आप तो हमें ना अंडरमाइन कर रहे हो, हमें हमारी ताकत को ना आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है, नीचा दिखा रहे हो आप हमें, और लाखों, मतलब लाखों का घाटा डाल दिया है, ग्रेट अमाउंट, मतलब आपने ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू हमें दिया नहीं, रेवेन्यू दो। और इन्होंने क्या किया, टैक्स देना से मना कर दिया कि नहीं जी, हम टैक्स नहीं देंगे, ये समझौता हो रखा है, राइट मिल रखा है, ये रखा है वो। तो ये अब इस तरह से झगड़ा हो रहा है। तो कंपनी ने अपना पार्ट क्लियर कर दिया कि हम नहीं कर सकते, हमने नहीं देना है, और एक्सपेंशन भी करनी है कंपनी ने कि आसपास के गांव में और जहां पे भी है, हमें वो भी तो चाहिए। ये कहते हैं कि आप किला क्यों बना रहे हो, वो कह रहे सामान रखने के लिए किला चाहिए हमें, तो ठीक है, आप हथियार क्यों रख रहे हो, तो वो कह रहे जी हमें अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए। इस तरह से डिस्प्यूट चल रहे हैं अभी वर्बल, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये चल रहे हैं। ये अलवर्दी खान मरा, डाइड 1756, ये मर गया। उसके बाद इसके अगला जो बैठा है वो है सिराजुद्दीन दौला। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये नवाब तो तंग कर रहा है, ठीक है, नवाब तो हमारे एंटी है, हमारी बात नहीं मान रहा है और प्रॉब्लम आ रही है। अगर सिराजुद्दीन दौला की जगह कोई पपट, कठपुतली नवाब बैठा दिया जाए, बैठ जाए, जो हमारी बात माने, सिराजुद्दीन, तो हम उसको मान लेंगे। तो एक आदमी था जिसका नाम था मीर जाफर, इन्होंने उसको बैठाने की कोशिश की, मतलब उसको सपोर्ट किया कि इसको नवाबी मिल जाए, ठीक। सिराजुद्दीन दौला जो था, उसको अब वो हो गया कि ये अब हमारे, पहले तो रेवेन्यू में इंटरफियर कर रहे थे, अब पॉलिटिक्स भी करने लग गए हैं ये। पर बैठा जो सिराजुद्दौला, वो बैठ गया, ठीक है। सिराजुद्दौला जब बैठ गया तो उसने कहा कि आप हमारे इसमें पॉलिटिकली इंटरफेयर कर रहे हो। उसने 30,000 सिपाही लिए, 30,000 सिपाही, और इनकी जो ना जगह बना रखी थी उसको कासिम बाजार कहते थे, जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार, कासिम बाजार गए, इनकी फैक्ट्री पे हमला बोल दिया, जितने भी थे ताले तुले लगा दिए फैक्ट्री को, जो थे इनसे हथियार थे हथियार रखवा लिए, सारा कुछ कर दिया, इनको कैप्चर किया। कहते अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ। और फिर उसके बाद इन्होंने जो इंग्लिश जो शिप खड़े थे उनको भी रोक दिया कि इनको एंट्री नहीं होने देनी। तो ये किसने किया, सिराजुद्दौला ने
किया। सिराजुद्दौला ने जब ये किया तो 1756 में डाइड हुआ, तो ये 1756 से शुरू हो गया ना ये। तो इसने अब 1757 में, अब अंग्रेज तो वहां पे बंगाल में बिल्कुल ही नहीं हत्थे कर दिए, कुछ नहीं कर सकते थे। उसके पास लगभग 30,000 पुलिस आर्मी थी जो भी उसके, ठीक है, तो आर्मी थी। तो इस तरह से जब सिराजुद्दौला ने ये काम किया तो वहां से एक कंपनी थी उस वक्त मद्रास, जिसको हम कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास, उस वहां से मद्रास से, आज हम इसको चेन्नई कहते हैं, मद्रास से कंपनी ने, वहां पे कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा। अब ये पहली एंट्री हो रही है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को कमांड देके फोर्सेस भेजा। ये कमांडर था, वहां कमांडर बना दिया इसको ऑफ फोर्सेस, एंड सेंट टू बंगाल कि जाओ सिराजुद्दौला से बात कर लो, उससे मामला सुलझाओ। तो इन्होंने उसके साथ कुछ नेवल फोर्सेस भी भेजी, एंड नेवल फोर्सेस भी साथ में भेजी। वे नहीं मानता तो लड़ाई कर लो अब आप, ठीक है। तो जब ये गया तो इन्होंने पहले तो जी आपस में बात से थोड़ी सी निगोशिएशन करने की कोशिश की। अब नवाब जो था ना सिराजुद्दौला, ये थोड़ा अब वो हो गया था, क्योंकि मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान तक ये रेवेन्यू पे ही टांग अड़ा रहे थे। अब ये पॉलिटिकली भी आ गए थे कि पॉलिटिकली उसको नहीं बैठने देना। तो इन्होंने क्या किया कि अब जो बातचीत थी खत्म होगी, कि हम, नवाब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते भाई आप। तो 1757 में एक लड़ाई हो गई, प्लासी की लड़ाई बोलते हैं, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो किस किस में हुई वो? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो जो रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था अपनी फौज को लेके, और सिराज उद-दौला। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, उसको मार दिया, वॉन। उस वक्त लड़ाइयां ये कैसे होती थी, जैसे क्रिकेट मैच है ना क्रिकेट मैच है आजकल, एक टीम कह रही है, जो तो लोग बैठे हैं देख रहे हैं एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव फौज लेके खड़ा है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, एक तरफ दूसरा खड़ा है, सिराजुद्दौला खड़ा है, हार गए। हारने का कारण था कि इसमें एक इनका जो आदमी था मीर जाफर मीर जाफर इनका सिराजुद्दौला के आदमी था, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मीर जाफर, इसमें एक लिख लो कि मीर जाफर जो इसकी तरफ से था, वो साइलेंट हो गया, खड़ गया, फौज लेके तो खड़ा, पर उसने अपनी फौज को कहा ही नहीं भी अटैक करो, लड़ो, ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटेड। मतलब इन्होंने बीच में से ही तोड़ दिया, सिराजुद्दौला को बीच में से ही तोड़ दिया, और इसके बदले में इन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो मीर जाफर अब नवाब बन गया, ठीक है। सिराजुद्दौला मर गया, ये डाइड। मीर जाफर जो है नवाब बना, तो अब नवाबों की अपनी भी तो हस्ती होती है, ऐसे थोड़ो कि वो आप उनको कंट्रोल करते रहोगे, उन्होंने अपना भी तो दबदबा बनाना है। अगर ऐसा है कि अंग्रेज जी चला रहे हैं इनको, तो उनके नीचे जो थे
वो ही नहीं उनके कंट्रोल में आएंगे। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये जो मीर जाफर भी ना थोड़ी सी तिड़फिड़ कर रहा है, तो उन्होंने इसको हटा के मीर कासम को बना दिया। मीर कासम को नवाब बना दिया। ठीक, अब मीर कासम भी कर रहा है क्योंकि वो भी नवाब है। मीर कासम के बाद उन्होंने फिर हटाया, फिर से मीर जाफर ही ठीक है। ये काम चल रहा है बंगाल में, फिर से मीर जाफर। इनको कहते हैं पपेट नवाब, कठपुतली नवाब, मीर जाफर। तो इस तरह से बनते बनते मीर कासम के साथ मीर कासम को बनाने से पहले ना एक इम्पोर्टेंट है कि मीर कासम ऐसे तो हटने वाला नहीं ना है। उसने एक लड़ाई लड़ी जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, 1765। ये 2 लड़ाइयां हुई हैं, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ ही थी, रॉबर्ट क्लाइव प्लस मीर कासम दोनों, और ये हार गया और इसको बाहर निकाल दिया देश से, ये जीत गए। इन्होंने अब बैठाया फिर से मीर जाफर को। मीर जाफर को कहते भाई तू हमें 5 लाख रुपया महीने का दे दिया कर, तू बना रहा है। ठीक, डिमांडेड 5 लाख रुपीस भारत का पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ इन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दिया। पर मीर जाफर भी लास्ट 1765 में वो खुद ही मर गया, खुद ही मर गया। तो अब इन्होंने सोचा कि याद रखना ये नवाब है, अभी इनके ऊपर मुगल्स बैठे हैं, उनके नाक के नीचे ये बातें हो रही हैं, मुगल्स के नीचे। अब कहाँ दिल्ली है, कहाँ बंगाल है, वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ सॉरी चल रहा है उनका, सॉरी औरंगजेब तो है ही नहीं है, ये मर गया है। मतलब जो दूसरे हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, नवाब थे। ठीक है, पर अभी भी इनके पास मतलब उन्हीं के साथ में चल रहे हैं ये। तो इन्होंने अब कहा कि यार ये नवाबी जो है ना, ठीक है, ये अगर हमें नवाबी ही मिल जाए, अब खुद ही नवाब बन जाए तो फायदा नहीं है। तो इन्होंने खुद ही मतलब वहां की दीवानी जो है, ठीक, नवाबी अब ब्रिटिश के पास होगी, उनको बोला जाता है नवाब। उनका ना, हम ये नवाब है ना, हम कहते हैं नवाब, वो नवाब कहते हैं अब हम नवाब हैं। ब्रिटिश कंपनी कहती हम नवाब हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनको नवाब बन के बड़ा फायदा हुआ, फौज रख ली इन्होंने, सब कुछ रख लिया इन्होंने। ठीक है, इनको फायदा ये हो, ये रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते थे, मतलब अब ये इनके पास आता था। इससे पहले क्या होता था ना, मतलब अगर आपने व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो जो भी चीज परचेज करनी है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो भारत में पेमेंट के लिए सोना या चांदी के सिक्के चलेंगे, तो ये वहां से ना ब्रिटेन से सोना और चांदी खरीद के लाते थे। ठीक, सॉरी खरीद के नहीं, सोना चांदी लेके आते थे, यहाँ पे पेमेंट करते थे, फिर वापस जाके उधर जाते थे। इस तरह से चल रहा था जो नॉर्मली होता है। अब इन्होंने क्या किया, उधर से ब्रिटेन से पैसा मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यहीं से पैसा रेवेन्यू इकट्ठा किया यहीं से माल खरीद लिया। उस रेवेन्यू से क्या किया, माल खरीद लिया और उसको बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे भेज रहे हैं।
तो वहां पे इनको अब जो है ना फायदा होना शुरू हो गया, इनको नवाब्स बन गए। ये इतने ज्यादा इनकी जो है, जो रॉबर्ट क्लाइव जिसको कहा जाता है, वो इतनी ज्यादा दौलत बनी, कहते वो 1743 में आया था, 18 साल का। 1767 तक वो इतना, जब वो गया वो इतना अमीर हो गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके ऊपर कुछ गबन करने का केस चला दिया गया। यार इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? अब उन्हें नहीं ना पता यहाँ पे क्या चल रहा है, अमीर हो गया। पर चलो बाद में वो इक्विट हुआ, पर उसने बाद में कहते 1774 में सुसाइड कर लिया। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सारे लोग करप्ट ही थे, जो अंग्रेज थे करप्ट ही थे। बहुत सारे अंग्रेज तो इसलिए आए यार, जाए थोड़ा पैसा कमाएंगे, वापस आके फिर अपने घरों में ब्रिटेन में रहेंगे, जैसे आज भी करते हैं ना, कोई कोई था कि यार मैं दुबई 5 साल लगाया हूँ, पैसा कमा के फिर आऊंगा, इस तरह से वो आए हुए थे। अब वो जब वो जहां जाते थे तो वो इतनी शानो शौकत उनकी बढ़ गई कि उनका स्पेशल नाम नवाब बन गया। नवाब, उनको कहते थे ये नवाब है। वहां जहाँ पैसे दिखाते थे, जैसे अब क्या है, जो मतलब मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, कनाडा में है या कहीं और है, तो यहाँ पे आके अपने रिचेस दिखाता है ना, ये देखो ये देखो, है ना, तो वो भी दिखाते थे, तो वो नवाब बन गए, नवाब। ठीक, ओके जी। तो ये चल रहा है ब्रिटिश। 5 मिनट रहते हैं, चलो थोड़ा सा और कर देते हैं इसको। 1757, अब ध्यान रखना, ये 1757 से शुरू हो रहे हैं एक्सपेंशन। ठीक है, 1757 2 लड़ाइयां लड़ ली इन्होंने, प्लासी और बक्सर की लड़ाई, और ये हार गए। तो इसमें हारने में, अच्छा एक और चीज है, अब आप ये देखो कि जो बिजनेस माइंडेड थे, जो बिजनेस करता है, वो क्या लड़ता है? नहीं लड़ता है। वो बिजनेस करने वाला कोई लड़ता थोड़ो है। आज भी देखो जो दुकानदार हैं वो क्या एजिटेशन करते हैं, वो कहते हैं यार 2 दिन दुकान बंद हो गई, नुकसान है ना, बिजनेस नहीं करता। हाँ वो नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है उसको, जान माल का नुकसान, जान का नुकसान नहीं होता। लड़ने वाले कुछ और होते हैं, ठीक। पर बिजनेस वाला जो है वो पैसे को मैनिपुलेट करता है। पैसे को मैनिपुलेट करने से आप आर्मी को खरीद भी सकते हो। जैसे मीर जाफर को खरीदा गया ना, कि दे तेरे को नवाब बनाएंगे यार, तू हमारे साथ रह, तू ऐसा करियो, पहले तो सिराजुद्दौला के साथ चला जाइयो, जब बैटलफील्ड में तू अपनी आर्मी को कहो, कहना कि नहीं अभी नहीं लड़ना, वो जब हार जाएंगे बस ठीक है। खरीदा जा सकता है। ये एक लाइफ की सच्चाई है कि जो लोग, जो कम्युनिटीज, जो कोई भी जो फाइनेंशियली वीक होगा वो चाहे बहुत पढ़ा लिखा है, चाहे वो राज परिवार देख ले आपने, देखे ना, जो राजे भी हैं वो भी फाइनेंशियली वीक हुए, तो उनका खत्म वैसे ही हो। इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी खत्म हो जाए जैसे फाइनेंशियल। तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो पहले भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाया, अब इंडियन कंपनीज इसको भारत को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, समझ लगी? जो अभी यही है ना, अब हम नाम नहीं लेंगे कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, तो वो भी बिजनेस ही हैं, बिजनेस। और आम लोग क्या करते हैं? हाँ जी, आम लोग क्या करते हैं? वो चैनल खोलते हैं, न्यूज सुनते हैं और अपना व्यू बनाते हैं एंजॉय करते हैं। ओके चलो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, कल आगे नेक्स्ट 2nd चैप्टर शुरू करेंगे, इसके आगे शुरू करेंगे। ओके थैंक यू जी।